होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, फंटास्टिक होंगे। माई सेल्फ राकेश राज, योर बायोलॉजी एजुकेटर। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के बारे में। अब तक हम बात क्या क्या कर चुके हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स के बारे में। उसमें हम देख चुके हैं कि किस तरह से क्लासिफिकेशन एनिमल्स का किया गया है। एवरीथिंग, हर चीज़ देख लिए हैं, किस किस बेसिस पे उसको क्लासीफाई किया गया है। ठीक है। उसके बाद हम सबसे पहला फाइलम फाइलम पॉलीफेरा भी देख चुके हैं, बहुत अच्छे तरह से देख चुके हैं और याद भी हो चुका है हमें एक एक चीज़ बात। उसके बाद फाइलम सिलेंट्रेटा भी देख लिए हैं और कल हम फाइलम टिनोफोरा भी देख लिए हैं। अब किसकी बारी है? फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है। कहीं कोई डाउट होगा तो आप हमसे बेझिझक पूछिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। चलिए अब हम इसके बारे में जानेंगे। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, आखिर ये इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, सब कुछ देखेंगे। जिस तरह से हम सिलेंटेट्स में, पॉलीफेरा में, टिनोफोरा में, एवरीथिंग में हम देख चुके हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर इसको हम तोड़ेंगे, इसके वर्ड को हम तोड़ेंगे। प्लेटीहेल्मिन्थेस, देखो आखिर इस प्लेटीहेल्मिन्थेस में क्या क्या आते हैं वो यहीं से पता चल जाएगा कि आखिर इसमें क्या आते हैं। देखो प्लेटी और ये हेल्मिन्थेस दो वर्ड से मिलकर बना है ये प्लेटीहेल्मिन्थेस। इस प्लेटी का मतलब क्या होता है जानते हो? फ्लैट। फ्लैट। और इस हेल्मिन्थेस का मतलब क्या होता है? वर्म। इसका मतलब क्या हुआ? वैसा वर्म जो क्या हो? फ्लैट हो। फ्लैट कहने का क्या मतलब है? चपटा हो, चपटा। जो चपटा कैसे, जैसे प्लेट देखे हो, प्लेट थाली, थाली कैसा होता है? आगे से पीछे से दोनों तरफ से क्या होता है? वो चपटा होता है। प्लेट, प्लेन, समझ में आया? प्लेन की तरह एक सेम एज ये वर्म कैसा होगा? फ्लैट होगा, चिपटा होगा। जो डॉर्सली भी चिपटा होगा, वेंट्रली भी चिपटा होगा, एकदम चिपक, एकदम चिपटा, थाली की तरह। समझ में आया? इसका मतलब प्लेटीहेल्मिन्थेस को हम क्या कहते हैं? ये पहला पॉइंट, ऑल्सो नोन एज फ्लैट वर्म्स। समझ में आया? क्लियर है? प्लेटीहेल्मिन्थेस को हम क्या भी कह देंगे? एक फ्लैट वर्म्स होते हैं। ठीक है। और वो कैसा फ्लैट वर्म्स होते हैं? तो इसका बॉडी जो होता है मेरे दोस्त कैसा होता है? बॉडी जो होता है, बॉडी जो होता है कैसा होता है? डॉर्सली, वेंट्रली फ्लैटेंड होता है। फ्लैटेंड होता है। समझ में आया? इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? फ्लैट वर्म्स बोलते हैं। समझ में आया क्यों बोलते हैं फ्लैट वर्म्स? एक तो वर्ड यहाँ से आया है और उसके बाद इसका बॉडी कैसा होता है? डॉर्सली, वेंट्रली कैसा होता है? फ्लैटेंड होता है। क्लियर है? कहीं कोई डाउट है तो बोलो। चलिए अब हम एज यूजुअल, जैसे कि हम पॉलीफेरा के भी बारे में देखे थे कि आखिर ये पाए कहाँ जाते हैं। देखे थे पॉलीफेरा का भी, सिलेंट्रेटा का भी, टिनोफोरा का भी, ये आखिर होते कहाँ हैं, पाए कहाँ जाते हैं? तो समुद्र में पाए जाते थे, कुछ फ्रेश वाटर में भी पाए जाते थे। सेम एज ये प्लेटीहेल्मिन्थेस कहाँ पाए जाते हैं? तो चलो इसके बारे में भी हम देख लेते हैं कि आखिर ये इसका हैबिटेट क्या है, ये कहाँ पाया जाता है। तो देखो क्योंकि ये क्या है? वर्म्स है, फ्लैट वर्म्स है, तो ये क्या होगा? ये मोस्टली जो है मेरे दोस्त, ये क्या होते हैं? इंडो पैरासाइट होते हैं। इंडो पैरासाइट कहने का क्या मतलब है? ये शरीर के अंदर होते हैं। पैरासाइट जो कहाँ पे पाए जाते हैं? शरीर के अंदर। जो हमारे शरीर के भी अंदर पाए जाते हैं और दूसरे एनिमल के भी शरीर के अंदर पाए जाते हैं। वो भी किस तरह से? पैरासाइट के रूप में ये रहते हैं। समझ में आया? इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इंडो पैरासाइट। तो मोस्टली जो ये क्या है? मोस्टली ये क्या होते हैं? इंडो पैरासाइट होते हैं। इंडो पैरासाइट होते हैं जो कि कहाँ पाए जाते हैं? फाउंड इन, जो इंडो पैरासाइट कहाँ पे पाया जाएगा? ये फाउंड इन एनिमल्स। एनिमल्स में पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। हम लोग में भी पाए जाते हैं। समझ में आया? इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, हम लोग में भी पाए जाते हैं। हम लोग का कौन है? इंडो पैरासाइट टेपवर्म। समझ में आया? टेपवर्म, टिनिया सोलियम जो है हम लोग का क्या है? वो इंडो पैरासाइट है। वो हम लोग के शरीर के अंदर पाए जाते हैं। इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, इंटेस्टाइन में रहते हैं। समझ में आया?
सेम है, मोस्टली इंडोपैरासाइट कहाँ पाया जाता है? ये एनिमल्स में, साथ में ह्यूमन बींग्स में भी। समझ में आया? अब चूंकि ये बात खुद बता रहा है मोस्टली क्या होता है, ये इंडोपैरासाइट होता है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? कुछ फ्री लिविंग में भी पाया जाता होगा, कहीं और भी पाया जाता होगा। यस, सम आर फ्री लिविंग। बहुत सारे तो पैरासाइट होते हैं, लेकिन कुछ फ्री लिविंग होते हैं जो कि कहाँ पाए जाते हैं? एक्वेटिक में, पानी में पाए जाते हैं। समझ में आया? इतना क्लियर है? कहीं कोई डाउट है तो पूछो। इसको हम फ्लैट वर्म्स क्यों बोलते हैं ये भी समझ में आ गया, और ये कहाँ पाया जाता है ये भी हम देख लिए। अब ना हम क्या देखने वाले हैं? अब हम क्या देखने वाले हैं? इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर देख लेते हैं। अब देखो, चूंकि अब इसके हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर देख लेते हैं। चूंकि ये क्या है? पैरासाइट है। क्योंकि ये क्या है? पैरासाइट है, वो भी कैसा? इंडो पैरासाइट है। तो ये पैरासिटिक होने के वजह से, पैरासाइटिक नेचर होने की वजह से इसके पास एक एडहेसिव ऑर्गन होता है। एडहेसिव ऑर्गन होता है इसके पास, वो भी कौन सा? हुक्स एंड सकर्स। इसके पास पैरासाइट होने की वजह से इसके पास क्या होंगे? हुक्स एंड सकर्स एडहेसिव ऑर्गन होंगे। अब आखिर ये क्यों होंगे? तो देखो मेरे भाई, ये क्या करता है? चूंकि ये पैरासाइट है तो ये क्या करेगा? अपना खाना खुद नहीं बनाएगा, और न ही ये क्या करेगा? खाएगा। ये डायरेक्टली क्या करेगा? दूसरे से ले लेगा फूड को डायरेक्टली। जहां पे जिस होस्ट के में रहेगा ये पैरासाइट के रूप में, उसके बॉडी से क्या करेगा? डायरेक्ट वो न्यूट्रिशन ले लेगा। वो कैसे ले लेगा? तो ये क्या करता है, इसके पास हुक्स होता है। ये हुक्स के वजह से क्या करता है? ये होस्ट के बॉडी में चिपक जाता है, सबसे पहली बात। और ये चूंकि अंदर में होता है तो अंदर से ये चिपक जाता है होस्ट के बॉडी से, जहां से इसको न्यूट्रिशन लेना हो। समझ में आया? और वो फिर क्या होता है? उसके पास सकर्स होता है। सकर्स से वो क्या करता है? वो न्यूट्रिशन सक करता है होस्ट के बॉडी से। क्या करता है? वहां से न्यूट्रिशन डायरेक्टली सक कर लेता है वो। तो ये चूंकि ये पैरासाइट होते हैं, यहां पर लिख देते हैं, क्योंकि ये पैरासाइट होते हैं तो इसके पास क्या होंगे? पैरासिटिक नेचर होने की वजह से, पैरासाइटिक नेचर होने की वजह से इसके पास क्या होंगे? हुक्स एंड सकर्स होंगे। हुक्स एंड सकर्स होंगे। आखिर ये हुक एंड सकर्स का काम क्या है? तो ये क्या करता है? न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है। टू ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम होस्ट बॉडी। ये होस्ट के बॉडी से क्या करता है? न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है। समझ में आया? आखिर ये हुक्स एंड सकर्स का काम क्या होता है और इसके पास क्यों होता है हुक्स एंड सकर्स? इतना क्लियर है? कहीं कोई डाउट है तो बोलो, कहीं कोई डाउट है तो बोलो। क्योंकि ये पैरासिटिक नेचर के होने की वजह से इसके पास क्या होते हैं? हुक्स एंड सकर्स होते हैं। और ये हुक्स एंड सकर्स कैसे ऑर्गन है? एडहेसिव ऑर्गन है। एडहेसिव ऑर्गन है ये, जिसका काम क्या है? न्यूट्रिशन लेना है। समझ में आया? डायरेक्टली ये अपना खाना खुद नहीं बनाता है। ऑब्वियसली पैरासिटिक नेचर है, अपना खाना खुद ही क्या बनाएगा? वो दूसरे पर निर्भर है, डिपेंडेंट ऑन होस्ट बॉडी। क्लियर है? लेकिन अब इसी में देखो, मोस्टली तो यही होते हैं, लेकिन कुछ क्या करता है? हुक्स एंड सकर्स के थ्रू न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है। ठीक है, लेकिन कुछ फ्लैट वर्म्स ऐसे भी हैं जो क्या करता है? न्यूट्रिशन डायरेक्टली अपने बॉडी सरफेस से ही ले लेता है, बॉडी सरफेस से। तो ये भी पॉइंट लिख लो। सम फ्लैट वर्म्स क्या करता है? ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम देयर बॉडी सरफेस। वो अपने बॉडी सरफेस से भी क्या करता है? होस्ट के बॉडी से वो न्यूट्रिशन क्या करता है? सक कर लेता है। समझ में आया? कुछ फ्लैट वर्म्स में क्या करता है? बॉडी सरफेस से भी, अपने बॉडी सरफेस से भी वो क्या करता है? न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर लेता है। कहीं कोई डाउट है तो बोलो, कहीं कोई डाउट है तो बोलो। तो न्यूट्रिशन इस तरह से बॉडी सरफेस के भी थ्रू से ले सकता है। और बाकी तो ये हुक्स एंड सकर्स उसके पास मौजूद है। ये है वो क्या करता है?
हुक से वो क्या करता है, उसके बॉडी से चिपकता है, और शक्कर से वो सक करता है, चूसता रहता है उसके बॉडी से खून को। समझ में आया? उसी खून से उसको क्या मिलता है, न्यूट्रिशन। क्योंकि ऑलरेडी हम लोग का जितना भी हम जो भी चीज खाते हैं वो ऑलरेडी कहाँ पे जाता है, कहाँ पे जाता है, सब न्यूट्रिशन कहाँ जाता है, ब्लड में जाता है। फिर ब्लड के थ्रू कहाँ जाता है, वो सेल के पास पहुंचता है। तो वो हमारा खून चूसता है, और खून में ही क्या है, सारा न्यूट्रिशन है। तो वो वहीं से सारा न्यूट्रिशन ले लेता है। समझ में आया? कहीं कोई डॉट है तो बोलो, कहीं कोई डॉट है तो बोलो, कोई डॉट, एनी डॉट, नो डॉट। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े मेरे दोस्त, आगे बढ़े। चलिए अब देखो मेरे दोस्त, जैसे कि पॉलीफेरा में हम एक बात बताए थे आपको, क्या, तो उसमें कोइनोसाइट होते हैं। कोइनोसाइट कहने का क्या मतलब है, उसके पास याद करो कॉलर सेल्स होते हैं। और वो कॉलर सेल्स का काम क्या था, स्पंजिसील एंड वाटर केनाल सिस्टम को, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को क्या करता था, अंदर से लाइनिंग कर रहा था। समझ में आया? तो वहां पे वो पॉलीफेरा में देखे थे। सेम है सिलेंटेट्स में हम क्या देखे थे, सिलेंटेट्स में बताओ, सिलेंटेट्स में आप क्या देखे थे, वहां पे कौन सा सेल ऐसा देखे थे आप सिलेंटेट्स में, तो वहां पे क्या देखे थे, नाइडोसाइट देखे थे। याद आया? नाइडोसाइट जो भी क्या कर रहा था काम, प्रे कैप्चरिंग में भी कर रहा था, डिफेंस मैकेनिज्म में भी था, और क्या था उसका काम, और साथ में वो क्या करता है, अटैचमेंट में भी काम कर रहा था, किसी भी चीज को पकड़ना, कहीं भी जुड़ना, तो वो नाइडोसाइट से ही कर रहा था। क्यों भाई? क्योंकि उसके पास क्या था, स्टिंगिंग कैप्सूल्स था। याद है? उसी से वो सब काम कर रहा था, स्टिंगिंग नाइडोसाइट की वजह से। सेम एज यहाँ पे भी एक स्पेशल सेल होते हैं, तो वो सेल क्या होते हैं, जरा देखिएगा, यहाँ पे भी एक स्पेशल सेल होते हैं, स्पेशल सेल होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल जो होते हैं वो कौन होते हैं, फ्लेम सेल, फ्लेम सेल। और इसी फ्लेम सेल को आपके एनसीईआरटी में आप जब एक्सक्रेटरी सिस्टम जब पढ़ोगे, एक्सक्रेटरी सिस्टम जब पढ़ोगे, तो वहां पे आपको शुरुआते में फर्स्ट पैराग्राफ में भी फ्लेम सेल का नाम का जिक्र किया है, जो कि कहाँ पाया जाता है, प्लेटी हेलमिंथेसिस में पाया जाता है। और आखिर इसका काम क्या है, तो ये काम, इसका फ्लेम सेल्स का काम क्या है, फ्लेम सेल्स का काम क्या है, हेल्प इन, आखिर इसका काम क्या है, हेल्प इन एक्सक्रेशन। एक्सक्रेटरी सिस्टम में आप पढ़ोगे तो क्या करेगा, ये एक्सक्रेशन में हेल्प करेगा, और साथ में आयनिक कंसंट्रेशन, ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करता है, बॉडी का ऑस्मो रेगुलेशन, आयनिक कंसंट्रेशन में भी बनाए रखता है। वो क्या, किसका काम है, ये फ्लेम सेल का। इसी फ्लेम सेल को वहां पे क्या नाम दिया गया है जानते हो, प्रोटोनेफ्रेडिया, प्रोटोनेफ्रेडिया। इसी फ्लेम सेल को क्या कहा गया है वहां पे, प्रोटोनेफ्रेडिया भी कहा गया है। जिससे ये क्या है, प्रोटोनेफ्रेडिया किडनी से रिलेटेड है। आगे जाके आप पढ़ोगे प्रोटोनेफ्रेडिया, मेटानेफ्रेडिया, ये सब आप आगे जाके पढ़ोगे तो समझ में आएगा। नेफ्रेटिया वर्ड किसके रिलेटेड है, किडनी से, और किडनी का काम क्या है भाई मेरे, एक्सक्रेशन एंड साथ में ऑस्मो रेगुलेशन, ये किडनी का ही फंक्शन है। तो यहाँ पे प्रोटोनेफ्रेडिया पाया जाता है, जिसको हम स्पेशलाइज्ड सेल के नाम से जानते हैं, कौन सा, फ्लेम सेल के नाम से जानते हैं। काम क्या है समझ में आ गया, एक्सक्रेशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। क्लियर है? कहीं कोई डॉट है तो बोलो, कहीं कोई डॉट है, बोलो 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 बोलो, नहीं डॉट है। चलिए आगे बढ़े। चलिए अब चूंकि ये सब चीजें हम जान गए हैं, तो अब हम इसके लास्ट पोर्शन पे आते हैं। और लास्ट पोर्शन हम क्या जिक्र करते हैं, रिप्रोडक्शन के बारे में, कि आखिर इसका ये रिप्रोडक्शन कैसे करता है, ये बायसेक्सुअल होता है या यूनिसेक्सुअल होता है, सब कुछ यहाँ पे देखेंगे। तो चलो अब हम इसमें क्या देख लेते हैं, रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। क्यों भाई, देखो रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। न्यूट्रिशन तो देख लिए हैं, न्यूट्रिशन तो हम देख लिए हैं, कैसे खाता पीता है ये सब देख लिए हैं, एक्सक्रेशन भी देख लिए हैं, ऑस्मो रेगुलेशन भी देख लिए हैं। तो अब बचा क्या, रिप्रोडक्शन। आखिर ये अपने प्रोजेनी, आखिर ये अपना जनरेशन कैसे आगे बढ़ाता है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये कैसे बढ़ाता है, ये किसका काम, रिप्रोडक्शन का ही काम है, अपने स्पेसीज को जनरेशन आफ्टर जनरेशन मेंटेन करके रखना। वो किसका काम है, रिप्रोडक्शन का। अब ये रिप्रोडक्शन कैसे करता है, ये रिप्रोडक्शन कैसा करता है बताओ, तो ये बताओ, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ये सेक्सुअली नहीं करता है, ये रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। समझ में आया? वो भी सेक्सुअल क्यों करता है, क्योंकि ये सेक्सुअल क्या है, हर्माफ्रोडाइट, बायसेक्सुअल होते हैं ये, हर्माफ्रोडाइट बायसेक्सुअल होते हैं। बायसेक्सुअल होने की वजह से इसका फर्टिलाइजेशन जो होगा,
फर्टिलाइजेशन जो होगा वो कहाँ होगा, इंटरनल होगा, बॉडी के अंदर होगा। क्योंकि ये पैरासाइट कहाँ पाए जाते हैं, बॉडी के अंदर, तो फर्टिलाइजेशन भी कहाँ होगा, इंटरनली होगा। और मेरे दोस्त फर्टिलाइजेशन के बाद इसका डेवलपमेंट कैसा होगा, डेवलपमेंट कैसा होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। इनडायरेक्ट कहने का क्या मतलब है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहने का क्या मतलब है, इसके पास क्या होगा, लार्वल स्टेजेज होगा, लार्वल स्टेजेज होगा, तभी जाके वो लार्वा से क्या बनेगा, वो एडल्ट बनेगा। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहने का यही मतलब होता है, क्योंकि इसके पास क्या होता है, लार्वा स्टेज होता है। क्लियर है, कहीं कोई डाउट है तो बोलो। रिप्रोडक्शन देख लिए, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करेगा, वो भी कैसे करेगा, सो आप देख लीजिए। ये बाइसेक्सुअल होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों इसी के पास प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद ये फर्टिलाइजेशन, क्योंकि ये बॉडी के अंदर होते हैं तो फर्टिलाइजेशन कहाँ करेगा, इंटरनली करेगा। डेवलपमेंट कैसा करेगा, ये इनडायरेक्ट करेगा। इनडायरेक्ट करने का क्या मतलब है, पहले ये लार्वा बनाएगा, फिर जाके ये एडल्ट में कन्वर्ट होगा। क्लियर है, कहीं कोई डाउट है तो बोलो। हाँ, कहीं कोई डाउट है तो बोलो, बोलो भाई मेरे, कहीं कोई डाउट है तो आप देख लो एक बार, कहीं कोई डाउट है तो बोलो, मैं आपके लिए यहाँ पे हूँ। चलिए, अब लास्ट में हम क्या आते हैं, इसके एग्जाम्पल्स पे हम बात करते हैं कि आखिर इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं जो आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं। एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स में हम देखेंगे सबसे पहले आपका जो एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है टिनिया सोलियम का। टिनिया सोलियम ये क्या होता है भाई, ये पर्क टेप वर्म होते हैं, ये पर्क टेप वर्म होते हैं। समझ में आया। दूसरा क्या होता है, आपके एनसीईआरटी में दे रखा है फैसियोला हेपेटिका, ये पूरा नाम है फैसियोला हेपेटिका। ये क्या होता है भाई मेरे, ये सिप लूवर फ्लूक, फैसियोला मतलब लीवर फ्लूक, और ये सिप मतलब क्या दिखाता है, ये भेड़ में पाया जाता है। समझ में आया। ये पर्क टेपवर्म, इसका मतलब क्या दिखा रहा है, ये पर्क में पाया जाता है टेपवर्म। समझ में आ गया। लेकिन क्या ये सिर्फ पर्क में होते हैं, नहीं मेरे दोस्त। ये टिनिया फैसियोला हेपेटिका इस सब का क्या है, ये दो सब दोनों जो है डायजेनेटिक होस्ट शो करते हैं। डायजेनेटिक मतलब, डायजेनेटिक कहने का क्या मतलब होता है, ये दो दो होस्ट को लाइफ साइकिल जो इसका होता है कंप्लीट, ये दो दो होस्ट के थ्रू होता है इसका। जैसे कि टिनिया का जो हम देखेंगे, इसका प्राइमरी होस्ट हम लोग होते हैं, मैन। प्राइमरी होस्ट कौन है, मैन। और सेकेंडरी होस्ट कौन होता है, ये पर्क। तो पर्क टेपवर्म हम इसलिए बोलते हैं। सेम एज फैसियोला हेपेटिका सिप लीवर फ्लूक का, इसका प्राइमरी होस्ट कौन होता है, बताओ इसका प्राइमरी होस्ट कौन होता है। प्राइमरी होस्ट जो इसका होता है सिप होता है, सिप भेड़ या फिर गोट भी कह लो, बकरी भी होते हैं इसके प्राइमरी होस्ट। और सेकेंडरी होस्ट कौन होता है इसका, सेकेंडरी होस्ट कौन होता है इसका सेकेंडरी होस्ट कौन होता है, गार्डन स्नेल। ये गार्डन स्नेल में भी पाया जाता है। समझ में आया। तो ज्यादा हमको उतना जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी से वो फिर टॉपिक क्या हो गया, बाहर चला गया। आपका एनटीए एनसीईआरटी से बाहर कभी भी नहीं जाएगा। तो हमें भी क्या करना चाहिए, एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाना चाहिए। नॉलेज के लिए ठीक है, नॉलेज के लिए हम नॉलेज ले सकते हैं, पर मुझे नॉलेज लेके क्या करना, नॉलेज उतना ही लो जितना काम का चीज है। क्योंकि आपको टीचर तो बनना नहीं है, डॉक्टर बनना है। तो एज ए डॉक्टर जब बनना है तो फिर सिलेक्शन के बारे में सोचना है, और सिलेक्शन किस तरह हमें लेना है उसके बारे में सोचना है। ये ना कि हमको महान ग्रंथ की तरफ पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं, अब पता चला हमसे मेडिकल निकल ही नहीं रहा, नीट क्रैक हो ही नहीं रहा, तो फिर तो बेकार है ना फिर पढ़ना। फिर तो पता चलेगा, फिर वही बात, फिर आपके पास टाइम तो रहेगा ही, अब बाद में नॉलेज गेन करते रहना, और फिर उसके बाद अगर टीचिंग करना हो तो टीचिंग करते रहना। ठीक है, लेकिन अभी तो फुल फोकस आपका क्या है, नीट क्रैक करने का है। तो नीट क्रैक करना है तो सिर्फ आप अपना उतना ही टाइम यूटिलाइज करें एकदम सेलेक्टिव चीज पढ़ने में, ताकि आप सिलेक्शन लेके डॉक्टर बन सके। समझ में आया। इससे ज्यादा कुछ नहीं करने की जरूरत है। आप ठीक है, आप 11th-12th में हैं, 11th में हैं, आप अभी सीख रहे हैं, तो नॉलेज आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नॉलेज के लिए हम आपको नॉलेज दे भी दिए हैं, क्योंकि ये डायजेनेटिक होते हैं, दोनों के दोनों क्या होते हैं, ये डायजेनेटिक होस्ट शो करते हैं, डायजेनेटिक होस्ट शो करते हैं।
नॉलेज के लिए मैं आपको बता ही दिया हूँ, पर इससे ज्यादा एनटीए आपका नहीं जाएगा एनसीईआरटी से, तो फिर उतना पढ़ना ही क्यों बेकार में, जो आपका टाइम भी क्या करेगा, लेगा, और बाद में जाके आप कंफ्यूज भी करोगे। तो उतना ही एक्चुअली हमें पढ़ना है जितना काम का चीज है। समझ में आया? इससे आगे हमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आया? तो बस आपका एनसीईआरटी में इतना ही सारा चीज दिया है, और हम इतना ही सारा चीज पढ़ेंगे और सिलेक्शन लेके जाएंगे। समझ में आया? सिलेक्शन लेके हमें डॉक्टर बनना है, टीचर नहीं। समझ में आया? जब टीचर बनने का बात आएगा तो हम उस समय क्या करेंगे, उस समय का हम उस समय देखेंगे, नॉलेज गेन करेंगे, टीचिंग करेंगे, खेल खत्म है, अपने हाथ में है। लेकिन अभी क्या करना है, हमें सिलेक्शन लेना है। नीट 2027 को क्या करना है, 27 में हमको क्या करना है, क्रैक करना है नीट को। नीट क्रैक तब होगा जब हम सेलेक्टिव चीजें पढ़ेंगे, सेलेक्टिव चीजें पढ़ेंगे और उतना ही बार बार पढ़ेंगे बिना किसी डॉट के। समझ में आया? बस इतना ही चीज पढ़ेंगे। आप देख लो सब कुछ। मैं फिर से एक बार आपको क्या कर रहा हूँ, फिर से एक बार रिकैप करवा दे रहा हूँ कि देखो सब कुछ, कुछ भी चीज आपको रटने की जरूरत नहीं है। मैं पहले ही बोला, सब लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं बायोलॉजी रट्टाफिकेशन है, रटते रहो रटते रहो। फिर आप, सिंपल सी बात है, बायोलॉजी का आप रटोगे, थोड़े दिन बाद आप उसको भूल जाओगे, क्योंकि आप रटे थे ना। और वही चीजों को अगर आप समझ के पढ़ोगे तो जिंदगी भर कभी भूलने वाले में बात ही नहीं आता है उसको। और नहीं कभी आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी जरूरत, मैं कह रहा हूँ नहीं पड़ेगी, गारंटी लेता हूँ, नहीं पड़ेगी आपको जरूरत दोबारा पढ़ने की। बस आप क्वेश्चन देखोगे, आंसर टिक करके निकल जाओगे। आप खुद कहोगे यार मैं बस सिर्फ एक बार मैंने ये लेक्चर देखा था, सिर्फ एक बार लेक्चर देखा था, उसके बाद मैंने देखा ही नहीं, फिर भी जाके मेरे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। कैसे? क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट क्लैरिटी मिल रहा है आपको, वो भी अच्छे से, वो भी देखो कोरिलेशन से। एक एक चीज को कोरिलेट करते चले जाओ, सब कुछ डॉट आपका क्लियर है। आप खुद देख लेना, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको यही समझाया है कि आप चीजों को कोरिलेट करके अगर पढ़ते हो तो वो चीजें आपको ज्यादा दिन तक याद रहेगी। और फिर हमें क्या करना है, वहां पे ए टू जेड ये सब चीजें थोड़े लिखना है, हमें तो बस ऑब्जेक्टिव में टिक लगा के निकलना है, कोई डॉट ही नहीं। टिक मारो, खेल खत्म। और आपके ऑप्शन में इस तरह से ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, तो लगेगा अच्छा कोरिलेशन, खेल खत्म, टिक मार के निकल जाओगे। चलो देखो, नाम क्या है इसका, प्लेटी हेलमेंथीसिस। प्लेटी का मतलब क्या होता है, फ्लैट। हेलमेंथीसिस का मतलब होता है वर्म, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फ्लैट वर्म। ठीक है, क्लियर है? और इसका फ्लैट वर्म, फ्लैट वर्म का बॉडी कैसा होता है, ये डॉर्सली वेंट्रली क्या होता है, फ्लैटेंड होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फ्लैट वर्म्स होते हैं, फ्लैट वर्म्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये कहाँ पाया जाता है, तो ये मोस्टली इंडो पैरासाइट होता है, मोस्टली इंडो पैरासाइट होता है। यही आपका एनटीए गेम खेलेगा, यहाँ पे क्या बोलेगा, क्या फ्लैटी एलिमेंथिस आर ऑल इंडो पैरासाइट, क्या वो सभी के सभी इंडो पैरासाइट होते हैं ना, मोस्टली इंडो पैरासाइट होते हैं। इसका मतलब कुछ सम आर क्या होते हैं, फ्री लिविंग भी होते हैं। पैरासाइट कहने का मतलब है डिपेंडेंट, और ये क्या है, फ्री लिविंग। कुछ क्या है, फ्री लिविंग भी होते हैं, जो कि कहाँ पाए जाते हैं, पानी में पाया जाता है। और इंडो पैरासाइट कहाँ पाए जाते हैं, ये एनिमल्स में पाए जाते हैं, साथ में हम लोग में भी पाए जाते हैं, ह्यूमन बींग्स में भी। यहाँ खुद देख लिया, टेपवर्म कहाँ पाया जाता है, एक मैन में और दूसरा सुअर में, पर्क में। खेल खत्म है, क्लियर है? चलो आइए, अब चूंकि ये पैरासाइट होते हैं, तो पैरासाइट होने की वजह से इसके पास क्या होंगे, हुक्स एंड सकर्स होंगे। हुक्स का काम क्या है, ये हुक्स के काम क्या है, ये मतलब क्या कहते हैं, होस्ट के बॉडी से चिपकता है, इसमें हुक ऐसे करके क्लिंगिंग कर लेता है, चिपक जाता है। और सकर का काम क्या है, ये उसके बॉडी से क्या करता है, खून चूसता है और न्यूट्रिशन लेता है। इसी से ये क्या करता है, न्यूट्रिशन ले लिया, खेल खत्म। इसी को एडहेसिव ऑर्गन बोलते हैं, कोई खास बात नहीं है ये। ठीक है, अब देखो कुछ फ्लैटवर्म्स क्या करते हैं, अपने बॉडी सरफेस से भी क्या करते हैं, वो न्यूट्रिशन ले लेते हैं। समझ में आया, होस्ट के बॉडी से। ठीक है, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। एक तो हुक एंड सकर्स की मदद से लेगा, दूसरे बॉडी सरफेस के भी मदद से वो न्यूट्रिशन लेगा। ठीक है, उसके पास, इसके पास क्या होते हैं, स्पेशल सेल होते हैं। स्पेशल सेल में कौन आते हैं, ये फ्लेम सेल। फ्लेम सेल क्या, इसको हम क्या और बोलते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया बोलते हैं। इस प्रोटोनेफ्रिडिया का काम क्या है, ऑब्वियसली नेफ्रिडिया वर्ड किससे रिलेटेड है, ये किडनी से रिलेटेड है। तो किडनी का काम क्या होता है भाई मेरे, ये हमारे बॉडी में क्या करता है, एक्सक्रेशन करता है और साथ में ऑस्मोरेगुलेशन भी करता है। समझ में आया? तो ये फ्लेम सेल जो काम क्या है, इसका काम क्या है, हेल्प इन एक्सक्रेशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। कहीं कोई रटने वाला चीज है, देख लो सब कुछ एक दूसरे से रिलेटेड है। आपके एनसीईआरटी में इस तरह से चीजें लिखा हुआ है ना, गिथनी गुथ दिया हुआ है, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, हेडेक कर जाते हैं चीजों को। है जबकि ज्यादा कुछ खास नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग काफी कंफ्यूज हो जाते हैं और काफी माहौल टेंस्ड हो जाता है। इस तरह से लिखा ही हुआ है, कोरिलेट करके तो चीजें लिखता नहीं है, बस
इस तरह से लिखता है, कितनी इस तरह से मतलब समझो ना, राज बना के लिखता है इस तरह से, जो हमको समझने में, एनसीईआरटी को अगर आप अच्छी तरह से समझ लिए ना भाई मेरे, तो बस इससे बेहतर तो कुछ नहीं, दूसरा बुक भी पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन एनसीईआरटी को बहुत बच्चा क्या करता है, सही से पढ़ ही नहीं पाता है, बस नॉर्मली रीडिंग। देखो एनसीईआरटी सिर्फ रीडिंग डालने की चीज नहीं है, उसको अगर आप अच्छे से इस तरह से डिकोड कर लिए ना, जिंदगी में आपको एनसीईआरटी, लोग कहते हैं बार बार आप एनसीईआरटी पढ़ो ना, एक बार एनसीईआरटी को अगर आप अच्छे से डिकोड कर लिए तो उस एनसीईआरटी को भी आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप ये चीजें खुद देखोगे, जब आप बार बार पढ़ रहे होगे एनसीईआरटी को, तो आप वहां पे वो चीजें देखोगे कि बार बार नई चीजें देखने को आपको मिल रही है, नई चीजें सीखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि आप एनसीईआरटी को सही तरीके से पढ़ते ही नहीं हो। जिस तरह से आप इस तरह से अगर पढ़ लिए, तो आप खुद इसके बाद एनसीईआरटी जाके देखना, एक भी ना पॉइंट छूटा है ना कुछ भी है, फिर भी आपको एनसीईआरटी दोबारा देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ये गारंटी हमारी है। इसलिए नाम, इसका नाम क्या रखे हैं, राकेश बायोलॉजी पीओ। डायरेक्ट मैं बायोलॉजी पिला दूंगा घोल बना के इस तरह से, तो कभी दूसरा बार आपको क्या करे, उसको पढ़ने पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आया? उसके बाद हम क्या देखें, रिप्रोडक्शन। सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है। सेक्सुअली रिप्रोडक्शन कैसा, ये बाइसेक्सुअल होते हैं, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो ये हर्माफ्रोडाइट इसी को बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, चूंकि ये बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, तो ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो गया। डेवलपमेंट कैसा होगा, इनडायरेक्ट होगा। इनडायरेक्ट कहने का मतलब क्या होता है, इसके पास लार्वल स्टेज होगा, मतलब पहले ये लार्वा बनेगा, फिर जाके डेवलपमेंट कैसा, एडल्ट बनेगा। समझ में आया? एग्जांपल्स में आपका टीनिया सोलियम, जो पर्क टेपोवर्म कहते हैं, फैसियोला हेपेटिका को शिप लिवर फ्लूक कहते हैं। इसको हम डाइजेनेटिक होस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके पास 2 होस्ट होते हैं, प्राइमरी होस्ट एंड सेकेंडरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट टेपोवर्म का कौन होता है, मैन, यानी कि हम, और सेकेंडरी होस्ट कौन होता है, पर्क। पर्क मतलब सुअर। समझ में आया? और क्या कहते हैं, पर्क, हाँ पर्क टेपोवर्म, हाँ पिग, सुअर के मांस को हम क्या कहते हैं, पर्क, याद है ना, पिग। हाँ, फैसियोला हेपेटिका, शीप लिवर फ्लूक। एक और एग्जांपल है मेरे दोस्त, एक और एग्जांपल है आपका प्लेनेरिया। ये भी क्या है, हमारा फ्लैटवर्म्स है। इसके बारे में एनसीईआरटी एक बहुत ही अच्छा चीज लिखा है। क्या लिखा है जानते हो? इसके पास रीजनरेशन कैपेसिटी बहुत ही हाई होता है, हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। कहने का क्या मतलब होता है, ये जो प्लेनेरिया जो है ना, इस तरह से रिप्रोडक्शन करता है प्लेनेरिया, हाई रीजनरेशन कैपेसिटी का। ये अपना कोई भी, जैसे मान लो जी ये प्लेनेरिया है, ठीक है, यहाँ से भी अगर डिफरेंट पीसेस में हम इसको काट भी दिए ना, तो ये क्या करेगा, फिर से नया ऑर्गेनिज्म, जितने पीस में हम काटे हैं उतने प्लेनेरिया बन जाएंगे, न्यू प्लेनेरिया बन जाएंगे। ये इसके पास, आज हम लोग को कोई यहाँ से काट दे, तो क्या हम नया ऑर्गेनिज्म बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे, खत्म, खेल खत्म। लेकिन इस प्लेनेरिया के बाबू को देखो, साला को जितना बार भी आप काट दो, जितना मन है चाकू से इसको काट दो, फिर से न्यू ऑर्गेनिज्म में वो कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि आप देखते हो गिरगिट, छिपकली सब में आप देखते हो, क्या देखते हो, उस सबका पुछड़ी जब कट जाता है, बाय चांस किसी भी वजह से कट जाता है, या आप खुद काट दो उसका पुछड़ी को, थोड़ी दिन बाद फिर से न्यू पुछड़ी उसमें आ जाता है। समझ में आ गया? तो उसके पास क्या होता है, रीजनरेशन कैपेसिटी होता है। समझ में आ गया? वो अपने पुछड़ी को क्या करे, फिर से रीजनरेट कर दिया। लेकिन वो पूरी तरह से, आज मान लो हम छिपकली को पूरी तरह से 2 भागों में बांट देंगे, तो क्या वो फिर से नया छिपकली बन जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास ट्रू रीजनरेशन कैपेसिटी नहीं होता है। ट्रू रीजनरेशन कैपेसिटी कहने का मतलब यही है कि अगर वो फिर से किसी भी वजह से कट गया, या फिर हम उसको किसी भी पीसेस में काट दिए, कितने भी पीसेस में काट दिए, फिर से वो न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, उसके पास क्या होता है, ट्रू रीजनरेशन कैपेसिटी होता है। ट्रू, इसमें क्या होता है, ट्रू रीजनरेशन। इसमें क्या देखने को मिलता है, ट्रू रीजनरेशन, हाईली रीजनरेशन कैपेसिटी होता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, ट्रू रीजनरेशन। समझ में आ गया? ये प्लेनेरिया हमारा हो गया। कहीं कोई डाउट है तो बोलो। यही था हमारा प्लेटीहेलमिन्थेसिस। आई होप आप सब लोग को बहुत अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर भी करें कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, आपके लिए ये हेल्पफुल है या नहीं है। तो मैं, अगर आप चाहते हो कि मैं और भी ज़्यादा अच्छा वीडियो लाऊं आपके लिए, तो आप कमेंट करें और मुझे सपोर्ट करें, ताकि मेरा भी मनोबल क्या होगा, बढ़ेगा, इस वजह से मैं
और भी आपके लिए नया नया तरीके से, नया नया चीजें से आपको एनसीईआरटी को इस तरह से हलवा बना के डाल दूं जिस तरह से आप तुरंत क्या कर जाओ, उसको पी जाओ, शुद्ध। ठीक सी, ओके। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।